नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी भवा, इसके कई भावार्थ हो सकते हैं, लेकिन आज बिहार में एक ऐसे युवा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, एक होनहार नेता भी हैं और निश्चित ही बिहार की एक बहुत बड़ी जनसंख्या के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिहार में तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री भी हैं। आने वाले समय में तेजस्वी बिहार के भविष्य भी हैं। तेजस्वी यादव 2020 में अगर एग्जिट पोल की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट बन चुके थे, लेकिन जिन भी परिस्थितियों से सत्ता से वो दूर रहे हैं। खैर, कहा जा सकता है एक और बात कि कुछ अच्छी चीजें बहुत देर से होती हैं। सूद के साथ साथ मूर, सब कुछ तेजस्वी यादव को मिल सकता है। आगे चल के नीतीश कुमार और उनके समानांतर के जो नेता हैं, उनके बाद बिहार में तेजस्वी, चिराग, इन्हीं लोगों का दौर होगा। तेजस्वी उसमें सबसे बड़े वोट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उस वोट बैंक को बढ़ाने का काम भी लगातार कर रहे हैं। कायदे से कहा जाए तो बिहार में बहुत कम युवा हैं जो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में पुराने नेताओं की भी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उनमें तेजस्वी का नाम सबसे आगे आता है। इसका कारण ये नहीं है कि वो लालू यादव के पुत्र हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक जमीन को बचाया ही नहीं बल्कि बढ़ाया भी है। तेजस्वी यादव पर अक्सर आरोप लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों से और उनके क्रियाकलापों से जब भी सरकार में रहे हैं, ये पकड़ पाना मुश्किल होगा कि उनके पास ज्ञान की कमी है। निश्चित ही तेजस्वी यादव ने जब भी सरकार में अपनी भूमिका निभाई है, चाहे डिप्टी सीएम की भूमिका हो या नीतीश कुमार के परछाई की भूमिका, हर बार उन्होंने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से देश दुनिया में उनकी खूब वाहवाही हुई है। कोई समस्या बिहार में आए, उस दौरान तेजस्वी यादव का उन समस्याओं से दो हाथ करना या फिर बिहार के और देश के समसामयिक राजनीति पर एक मुखर आवाज बनना, तेजस्वी यादव ने वो सब काम किया है जो उनके पिता अपने जमाने में करते आए हैं। ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव को कंपटीशन चारों तरफ से मिलता है। जहां बिहार में चिराग पासवान तेजस्वी के एक बड़े कंपटीटर हैं, आने वाले समय में भी तेजस्वी के साथ साथ वो राजनीति करने वाले हैं, वहीं देश भर में तेजस्वी यादव के समकक्ष कई ऐसे नेता हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों में, जो तेजस्वी यादव से सीधी लड़ाई में उनके साथ हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव जिस गठबंधन में है, जिसे महागठबंधन कहा जा रहा है, वो 4 सीटों पर उपचुनाव में जा रही है। कई सीटें इसमें से हैं जो तेजस्वी यादव के लिए नाक की लड़ाई हैं। आने वाले समय 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं। महागठबंधन के सीएम के भावी उम्मीदवार हैं। अगर बिहार में महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन करती है तो तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे। लेकिन आज उनका जन्मदिन है बाबा जी। 35 साल के हो गए हैं तेजस्वी यादव। 35 साल की उम्र में जो राजनीतिक पड़ाव है, जहाँ पहुँच चुके हैं, वो बहुत बड़ा है जी। पहले तो जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाई। मैंने तो अग्रिम बधाई ही दे दिया था। हालांकि आप जानते हैं मैं तस्वीरें साझा नहीं करता हूँ पॉलिटिकल लोगों के साथ, तो मेरी मजबूरी रही है। लेकिन खैर, आज तो उनका जन्मदिन है और ऐसा ही एपिसोड लेकर के भी हम आए हैं। देखिए नमन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए आने वाले बिहार की अगर कल्पना करते हैं तो इन युवाओं के कंधों पर ही बिहार नजर आता है। और बिहार में अगर बदलाव चाहिए, बिहार को बदलना है, और 5 करोड़ लोग जो पलायन करके जाते हैं रोजगार खोजने के लिए, उन लोगों को अगर बिहार में रोकना है तो उसके लिए इन युवाओं को कुछ विशेष करना पड़ेगा। तो 35वां जन्मदिन है तेजस्वी यादव का, और 5 ऐसे मुद्दे मुझे भी याद करने हैं, आपको भी याद करने हैं, जो तेजस्वी यादव ने जो किए हों या तेजस्वी जो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो बाकी बिहार के नेताओं से बिल्कुल अलग खड़े हो जाते हैं। ये उनके स्वभाव के, उनके क्रियाकलाप के, व्यक्तित्व के वो पहलू हैं जो उन्हें बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग कर देते हैं। इनफैक्ट उनके दुश्मनों को भी उनका फैन बना देंगे। वो कौन कौन सी 5 बातें हैं? पहली बात आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा, और फिर करके ऐसे करते हुए हम 5-5 करके 10 बातें बताएंगे तेजस्वी के बारे में, जो दर्शकों को शायद कुछ बातें पता भी हो, कुछ नहीं भी पता हो। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से लालू प्रसाद ने अपनी एक राजनीतिक जमीन तैयार की है MY समीकरण के साथ, उस समीकरण के साथ साथ उन्होंने जो एक नया पहल किया, रिस्क लिया, एक तरह से रिस्क लिया। आप मतलब पहला जो क्वालिटी तेजस्वी यादव का बता रहे हैं वो रिस्क लेना बता रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने रिस्क लिया। डेयरिंग है, निश्चित रूप से डेयरिंग है, और उन्होंने A to Z को आगे बढ़ाया। और इस A to Z में उन्होंने सिर्फ बढ़ाया ही नहीं, इस पर एक्ट भी किया। आप देखते होंगे उनके इर्द गिर्द उस तरह के लोगों का एक जमावड़ा निश्चित रूप से नजर आ रहा है।
तो निश्चित रूप से ये पहला जो बात है, पहली बात है जो उनके डेयरिंग है राजनीतिक- तेजस्वी बिल्कुल, यादव आपके daring हिसाब से है। पहली क्वालिटी डेयरिंग बात। जी। देखिए मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव में भी जी शायद वो समाजवाद के आखिरी बड़े नेता हों इस देश के, मुझे लगता है ये भी आप बड़ी बात कह रहे हैं। समाजवाद के अंतिम वाहक। मुझे लगता है कि अखिलेश उनसे बड़े हैं, जी। तेज प्रताप भी उनसे बड़े हैं, जी। और उनसे जो छोटी बहनें हैं वो राजनीति में उतना एक्टिव नहीं है। जी। देश भर में भी हम राजनीतिक अगर देखते हैं समाजवाद की जो पृष्ठभूमि है तो उसमें तेजस्वी यादव जैसा या तो होनहार कोई नहीं है, जी। इनके जितना बड़ा वोट बैंक किसी के पास नहीं है, या इनके जैसा कहा जा सकता है कि एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स ये में, नई पौध है। नई पौध है। और नए समाजवाद की परिभाषा भी तेजस्वी लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, जिसकी मैंने अभी चर्चा की। इनका भी स्थान हो। और अगर बड़ा फैसला लेना हो कि पुरानी किसी लकीर को समाजवाद के मिटाना है तो उसमें भी तेजस्वी यादव सोचते नहीं है अपने पिता की तरह, उस लकीर को धीरे से रबर से मिटा देते हैं। और जो आपने पहली क्वालिटी बताई डेयरिंग बाज वाली, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के उसी आपके ही वाले जो point है, है, हाँ, उसी की वजह से ये फायदा तेजस्वी को मिलता है जी। कि समाजवाद के लास्ट क्रॉप माने उस लेगेसी को छोड़ नहीं रहे हैं। छोड़ेंगे। और तेजस्वी है तो यह संभव है कि समाजवाद आगे उनकी बढ़ेगा। बेटी और उनके परिवार के लोगों को या किसी भी परिवार के जो राज्य से जुड़ा हुआ है उसको ये मिल सकता है, युवाओं को भी बड़ा मौका देते हैं। बिल्कुल दूसरा पॉइंट बिल्कुल। बताइए। ये देखिए दूसरा भी फिर से वही डेयरिंग बाज वाली ही बात हो रही है कि उन्होंने अपने आज के समय में आप युवाओं को देखिएगा तो अपने व्यक्तिगत कैरियर के प्रति ज्यादा सोचते हैं, जी। किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। क्रिकेट में उनका एक अच्छा खासा कैरियर बन रहा था, जी। जिस कैरियर को उन्होंने दांव पर लगा करके राजनीति में कूदना और बिहार के लोगों की सेवा की, अपने पिता की लेगेसी को बरकरार रखना चाहा, और ये भी उनका एक बड़ा रिस्क था। जी। राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि जो पिछले 8-9 सालों में उन्होंने जो किया वो साफ दिख रहा है। हम 8-9 साल की बात नहीं करेंगे, हम चर्चा इस बात की करेंगे क्रिकेट से जब राजनीति में प्रवेश किए तो उन्होंने अपना स्पार्क लोगों को दिखाया और पहले ही उड़ान में मतलब उन्होंने तेजस्वी स्थापित किया। यादव फैसलों से जी। अगर फैसला गलत ले लिया है तो उसे पीछे हटने में भी नहीं हिचकते। बिल्कुल। अगर एक कैरियर चॉइस क्रिकेट था तो दूसरा राजनीति, तो राजनीति में खुलकर खेले। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय कोई नहीं। शर्मिंदगी इसमें नहीं। कोई दो राय नहीं है। और पीठ पर लेकर के लालू प्रसाद को नहीं चले हैं। जी। आपने 2019 में देखा कि 0 पर भले ही आ गए, जी, लेकिन उन्होंने रिस्क लालू लिया प्रसाद उन्होंने। जी, जी, जी। अभी भी वो कहते हैं कि मेरे पिताजी ने अगर गलत किया है, मेरी माता के शासनकाल में गलत हुआ है, तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। तेजस्वी की ये क्वालिटी जो मैं बताने जा रहा हूँ दूसरी, जी। ये चौंका देगी कई लोगों को। जी तेजस्वी यादव बहुत लॉयल है। देखिए ईमानदारी तेजस्वी यादव और उनके पिता के साथ लोग नहीं एसोसिएट करते हैं, जी, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो उनके विरोधियों द्वारा लगाया गया एक आरोप है। बिल्कुल बिल्कुल। अब केजरीवाल को कई नाम दे दिया जाता है, मोदी जी को बहुत सारा नाम दिया जाता है, राहुल गांधी को कई, तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। वास्तविक चरित्र क्या है किसी का, वो तो उसके साथ रहने के बाद ही आप जान सकते हैं। निश्चित। तो तेजस्वी यादव के अगर व्यवहार, उनके पैटर्न को देखेंगे तो एक बात मैं बोलूंगा बाबा, मैं समझ रहा हूं आप जो कहना मैं चाह रहे एक बात बोलूंगा बाबा, और आप उस बात को काट नहीं पाइएगा। जी, मैं जी, दर्शकों से भी कहता हूं और वो इस बात को काट नहीं पाएंगे। मैं कहता हूं कि तेजस्वी यादव बहुत लॉयल है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत लॉयल जी। है। और एक और बात मैं इसमें जोड़ दूं जिसको मैं बोल रहा कि नहीं काट पाइएगा, तेजस्वी यादव ने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया है। धोखा सामने वाले ने दे दिया हो, जी। तेजस्वी ने कभी किसी को छोड़ा नहीं है। जी। कोई तेजस्वी को छोड़ के चला जाए अलग बात है, उल्टा जब मौका आया तो तेजस्वी यादव ने कई लोगों का हाथ थामा जो कहीं और से धोखा खाकर आए हैं, जिस लिस्ट में नाम बहुत लंबा छोड़ा है। देखिए पहले तो बता दूं कि कौन कौन छोड़ा है तेजस्वी यादव को। जब जब नीतीश ने छोड़ा है तेजस्वी को तो नीतीश ने छोड़ा है, तेजस्वी ने नहीं छोड़ा है। तेजस्वी अंतिम समय तक उनके साथ रहे और कहा कि जो आप करना चाहते कीजिए, लेकिन भाजपा को सत्ता में नहीं मत लाइए। फिर यही हाल, अब बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर भागे थे मुकेश सहनी जी। लेकिन और आरोप भी लगाया था कि मेरे पीठ में तेजस्वी ने छुरा घोप दिया है। तब से आज तक तेजस्वी यादव यही कहते रहे कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया, और आज मुकेश सहनी वापस तेजस्वी के पास गए हैं तो फिर उसी तरह से स्वीकार करके उन्होंने साबित कर दिया कि तेजस्वी सही थे, मुकेश सहनी सही नहीं थे। और लिस्ट जो बाकी धोखे खा के जो आए लोग, उनकी लिस्ट कैसी है। चिराग पासवान जब भाजपा से और जदयू से जब धोखा खाए थे और बहुत बुरे स्थिति में थे, तो चिराग पासवान जब गए तेजस्वी के पास तो तेजस्वी ने उन्हें बड़ा भाई बोला, और लालू ने भी स्वीकार किया चिराग पासवान को, ऑफर भी किया कि आप हमारे साथ आ सकते हैं। दूसरा, और इससे पहले लालू की भी एक क्वालिटी रही है, जी। वही चला आता है ना, तो परंपरा चलती है, उन्होंने देखा है। शरद यादव की जब पार्टी छीन ली गई और शरद यादव जदयू से बेइज्जत करके निकाला गया उनको, तब शरद यादव को चाहे कहीं पुत्र को सदनों में भेजना हो या फिर शरद यादव की पार्टी को गठबंधन में रखना हो, ये सारा काम
तेजस्वी यादव ने ही किया, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ। जी। मुकेश सहनी एक और इस लिस्ट में नाम है, मांझी एक और नाम है। मांझी जब भी उस तरफ से इस तरफ आए तब मांझी को उन्होंने हाथ पकड़कर प्रणाम करके स्वीकार किया, लेकिन बदले में इन लोगों ने उनके साथ क्या किया ये दर्शकों के विवेक पर मैं छोड़ देता हूं। तीसरा पॉइंट बताइए। ये लालू की भी रही है, आपके उसमें ऐड ऑन करने की लालू की भी रही है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने आप को प्रूफ किया है, भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई अपने आप को स्टैंड करता है, डिसीजन मेकिंग है, तो केंद्र में वो है, तो बिहार में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हैं और उन्होंने महागठबंधन को लीड किया है, जिसको सबने स्वीकार किया। एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो लालू प्रसाद में भी थी और वो लेगेसी वो अपने में मिला करके, और आज जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, चाहे आप 2020 का फैसला देख लीजिए, 2020 के बाद आप 2019 का फैसला देख लीजिए, और 2024 में जो चुनाव उन्होंने लड़ा उसका भी फैसला देख लीजिए कि बिना किसी से कुछ बातचीत किए उन्होंने जो फैसला लिया उस फैसले में वो सफल भी रहे हैं और पहले ही राउंड में उन्होंने पहली जीत दर्ज की थी। जी बाबा, तीसरा जो मेरा मुद्दा है वो हो सकता है आपने भी लिखा हो, लेकिन मैं इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखूंगा। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, मैं फिर कहता हूं पढ़ा लिखा होना और ज्ञान की कमी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है कि उनके पास ज्ञान की कमी होती है, और कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कम पढ़े लिखे हैं। तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कि अनपढ़ है, उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है, 9वीं तक। और रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान तेजस्वी यादव के पास प्रैक्टिकल ज्ञान है। मैंने कई बार देखा है फैसलों के माध्यम से कि तेजस्वी यादव ने जो फैसले लिए हैं राजनीति में, कई बार वो बड़े परिपक्व फैसले हैं। और इतना ही नहीं, जब तेजस्वी यादव की इस देश में नरेंद्र मोदी के विरोध में कई चेहरे हैं, लेकिन उन चेहरों में टॉप 10 में तेजस्वी यादव का नाम आता है। ये उनके ज्ञान की ही ताकत है। और रही बात विरोध की और हथियार बनाने की अपने ज्ञान को, तो दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई और दवाई, ये कौन नहीं जानता है। तेजस्वी यादव ने छोटा सा नारा दिया, जो नारा इतना बड़ा हो गया कि पूरे देश का मुद्दा बन गया। और बिहार में मैं तो ये कहूंगा कि तेजस्वी ने नौकरी का पर्यायवाची खुद को बना लिया। 2020 में सरकारी नौकरियों का पर्यायवाची खुद को बना लिया। बिल्कुल। जब जब नौकरी की बात बिहार में होगी तब तब तेजस्वी यादव का नाम उस कॉलम में कहीं लिखा जाएगा। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जदयू दावा करती है कि तेजस्वी के आने से सत्ता से पहले ही नौकरी की तैयारी हो चुकी थी और वो मैंडेट आ चुका था। लेकिन बिहार के लोगों को जो परसेप्शन बना है वो यही बना है कि तेजस्वी मतलब नौकरी, और तेजस्वी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, चाहे अपने सबसे खासम खास संजय यादव को नियुक्त करना हो या फिर से लेकर के जितने भी लोग उनके बगल पार्टी में जितने युवा नेताओं को उन्होंने बनाया है विधायक, उतना आज तक कभी किसी पार्टी में नहीं हुआ है। ये तेजस्वी यादव के व्यवहार की एक और खासियत है। जी। चौथा पॉइंट जो बात आपने कही उसमें 17 महीना निश्चित रूप से आता है कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने नौकरी 17 महीना बस 17 साल। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि 2020 में जो मुद्दा कोई नहीं छू रहा था, डर के मारे नहीं छू रहा था। नौकरी देना पड़ जाएगा, कारण था उसका ना। 2014 तो ये कह दिया कि कहां से लाओगे, बाप के पास से ले आओगे। बिल्कुल। 2014 में नरेंद्र मोदी इसी के आधार पर आए भी थे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के, और उन्होंने लोगों के साथ छल किया। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था सरकार में नहीं रहते हुए भी, वो वादा सरकार में आने के बाद उन्होंने पूरा किया। ये बात तो वादे के पक्के हैं। लालू प्रसाद भी वादे के पक्के थे। राजनीतिक रूप से चाहे जितना भी आप लालू प्रसाद को क्रिटिसाइज कर लीजिए, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल कोई है तो वो लालू प्रसाद हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि वही ललन सिंह हैं जिन्होंने चारा घोटाले में लालू प्रसाद के विरुद्ध गवाही दी थी। वही शिवानंद तिवारी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद के खिलाफ माफ क्या कर दिया, उनके बेटा को बुला करके उन्होंने टिकट दिया और चुनाव जीते भी। आज भी उनके बेटा जो है दूसरी बार विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें तेजस्वी यादव भी जानते हैं, और 17 महीने में जो उन्होंने किया, भले ही नीतीश कुमार कह दें कि नहीं हमने किया है, तो फिर 17 साल से क्यों नहीं कर रहे थे। एक और चौथा जो खासियत मैं तेजस्वी का बताने जा रहा हूँ, जो भी बहुत फिर भी विरोधाभासी लगेगा, मैं बोलूंगा तो लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं नमन जी, आप तो कम से कम मत बोलिए, आप तो बड़ा खिंचाई करते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई है, तेजस्वी यादव आज समझे या कल समझे या 1 साल बाद समझे या 5 साल बाद समझे, तेजस्वी यादव उन नेताओं में से है जो अपनी गलती स्वीकारते हैं। नीतीश कुमार की तरह नहीं कि अगर शराबबंदी लागू कर दी, गलत भी हो रहा है तो उसको झेलिए, जनता को जब मजबूर कर देते हैं, चाहे शराब पी के लोग मर रहे हो या जो कारण हो। ऐसे में तेजस्वी यादव इज अ रे ऑफ फ्रेश होप। वो
अपने फैसलों पर अगर गड़बड़ होता है तो उसे ओन अप करते हैं, स्वीकारते हैं। और इसका 2-3 एग्जाम्पल मैं छोटा छोटा बता देता हूं आपको। जब बिहार में पुल गिरा, पुल पहले भी गिरा था वो, जी। लेकिन जब पुल गिरा तो सरकार और प्रशासन में और जो ब्यूरोक्रेट्स में अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है, मीडिया फ्रेंजी हो जाता है, मीडिया सरकार का कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जी, स्वभाव से बिल्कुल विपरीत। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने यह कहा कि हाँ सर, पुल गिरा है, हम इसकी जांच करेंगे, हम पूरा इस पुल गिरने की जिम्मेदारी उठाते हैं। चुनाव में जब हार हुई तो तेजस्वी बड़ी आसानी से 2020 में कांग्रेस पर ये सब कुछ दाव लगा सकते थे, जी। कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से मैं नहीं बन पाया। लेकिन तेजस्वी यादव ने पूरे महागठबंधन के तौर पर, नेता के तौर पर स्वीकार किया उस हार को। जी, लीडरशिप क्वालिटी, बिल्कुल, ये लीडरशिप क्वालिटी है और ये अपनी गलतियों से सीखना है। बिहार में चुनाव के दौरान हम लगातार बोलते रहे कि कई जगहों पर तेजस्वी यादव से गलती हो रही है, चूक हो रही है। उन गलतियों को धीरे धीरे सुधारना शुरू कर दिया उन्होंने। जनता के बीच जा रहे हैं, शहाबुद्दीन परिवार की वापसी हुई राजद में, कई लोगों का टिकट जो उन्होंने काटा था उन लोगों की भी घर वापसी की तैयारी चल रही है। आगे चल के हो सकता है, ऐसा संभव तो नहीं लगता, लेकिन पप्पू यादव से भी रिश्ते सुधारने की जाए। और मुकेश सहनी का जिस तरीके से आरोप मुकेश सहनी लगाया था, उसके बाद घर वापसी मुकेश सहनी का महागठबंधन में होना भी तेजस्वी के व्यवहार की एक ऐसी खासियत बताता है जिसमें तेजस्वी अपनी गलतियों से सीखते हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसा रहा, देखिए मैं मानता हूं कि तेजस्वी बहुत देर से सीख रहे हैं, लेकिन अगर परसिस्टेंट है, बार बार वो एक ही काम कर रहे हैं, तो उसमें सुधार होना तय है। और कल चल के वो बिहार में जिस कुर्सी के लिए लड़ाई सब लड़ रहे हैं, उसके बहुत बड़े उत्तराधिकारी, उसके दावेदार वो सीधे बन जाते हैं इस एक खासियत की वजह से। 5वीं खासियत, आखिरी खासियत, सबसे बड़ी खासियत तो तेजस्वी यादव की हमने ये रखी कि बहुत स्पीडी लर्नर हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं चीजों जी। ये अक्सर जिनके पास किताबी ज्ञान कम होता है, वो ज्यादा सीखते हैं जल्दी, ये सच्चाई है। बहुत जल्द सीखते हैं। मुझे याद आ रहा है 2015 में जब चुनाव था तो तेजस्वी यादव बिल्कुल फ्रेश थे, एकदम बिल्कुल नया थे। उनको राजनीति का ककहरा भी नहीं आता था, राजनीति में किसी भी तरह का उन्होंने योगदान नहीं दिया था, लेकिन जो सीख करके आए थे उसको इतना तेजी से उन्होंने रिकवर किया और बढ़ाया कि 5 साल में, 5 साल छोड़िए ना, मात्र 3 साल के अंदर में नीतीश कुमार के लिए नाक का बाल बन गए। नीतीश कुमार को सदन में जिस तरह से उन्होंने बात किया, और पिछली बार जब 2024 में जनवरी में नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन से बाहर हुए और जो भाषण उन्होंने दिया वो कालजयी हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो पिछले 9 सालों में उन्होंने अपने पिता से, एक अच्छे वक्ता तो है जी, एक अपने पिता से और नीतीश कुमार से, भारतीय जनता पार्टी से, अपने सीनियर से, जो समाजवादी विचारधारा के लोग, लालू का बेटा होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लालू के और भी बेटा, लोग सोचते हैं कि लालू यादव का बेटा है तो उसको लेगेसी में मिल जाता है। लालू यादव का बेटा बिहार में होना बहुत डिफिकल्ट है। तलवार की धार पर दोधारी तलवार चल रहा है एक साथ। और ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से सूचना और इंटरनेट का उपयोग आज के समय में होता है, आरोप लगाना किसी पे बहुत आसान है। लोग कौवा देखते हैं, कोई कान नहीं देखता है। तेजस्वी यादव के पिता पर जितना भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उसमें एक जीरो बढ़ाकर ही लोग लगाते हैं। बिल्कुल कि 2000 करोड़, 5000 करोड़। और सबसे मजेदार बात है कि एक बड़ा वर्ग उसको मान लेता है। दूसरी बात कि राष्ट्रवाद और हिंदूवाद का एक ऐसा रेटोरिक चल रहा है देश में कि जो इसके खिलाफ बोलता है, मोदी के खिलाफ, वो अक्सर उसको राष्ट्र विरोधी मान लिया जाता है जी। इसमें भी तेजस्वी यादव बड़ा बैकफुट पर रहते हैं। और निश्चित ही हौसला तो है, ये तो मैं मानूंगा। बार बार जिस तरह से भाजपा कहती है कि जगह जेल में है, ये भ्रष्टाचारी है, पूरा परिवार भ्रष्टाचारी, उसके बावजूद देश छोड़कर भागे तो नहीं नीरव मोदी की तरह। बिल्कुल, ये एक बड़ी खासियत है। तो आखिरी खासियत मैं बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि किसी पुत्र की सबसे बड़ी जो ताकत होती है, क्योंकि राजनीति में अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं जी। तो एक बहुत बड़ी ताकत होती है कि अपने पिता की लेगेसी को बचाए रखना। देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि बबुआ 25 लाख एक और फ्लैट ले ले, बबुआ हो जो जमीन ले ले, बबुआ हो जा फैक्ट्री खोलता रहे, हो जाए ऐसे करता रहे। ठीक है, ये यश है, ये कीर्ति है, ये पुत्र जब किसी को होता है तो लोग सोचते हैं कि भाई हमारे लेगेसी को आगे बढ़ाता। लेकिन केवल यही एक पुत्र का काम नहीं है। पिता की जो संपत्ति है, पिता की जो नींव है, उसको भी बचाए रखना एक पुत्र की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और जो समाजवाद का ककहारा लालू यादव ने बिहार में कईयों को पढ़ाया, जिसमें ज्यादातर लोग विफल रहे,
जी वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, या कूद के कभी नीतीश के पास, कूद के कभी भाजपा में, कूद के कभी यहाँ, कूद के वहां, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जी, अगर हम नाम लेंगे तो कईयों की पगड़ी खुलने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं दावे के साथ ये कहता हूँ, उत्तराधिकारी बनने के लिए कई लोग आए, हाँ। लेकिन असल उत्तराधिकारी जो है, मैं तो कह रहा हूँ कई लोगों का पगड़ी खुल जाएगा जी। लेकिन सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव ने इसमें, मैं तो कहूंगा कि इनफैक्ट चिराग पासवान से भी कुछ पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे तेजस्वी यादव को, क्योंकि देखिए चिराग पासवान के पास हमेशा ये लिबर्टी थी कि उनके पिता पर कोई आरोप नहीं लगा था, कोई बैगेज चिराग पासवान की पीठ पर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब कि अगर पिता चलने योग्य है तो आप लेके कहीं चल जाइए डॉक्टर के पास, ये खासियत नहीं है। पीठ पर लाद के जब पिताजी को ले जाना पड़े डॉक्टर के पास, आप 500 किलोमीटर, तब जाकर असली श्रवण कुमार का चेक होता है। तो सही बात है। तेजस्वी जब से पैदा हुए तब से लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, पीठ पर लाद के घूम, और वो पीठ पर लाद कर ही घूम रहे हैं बचपन से, और उसके बावजूद ही इज अनअपोलोजेटिक। वो लगातार अपने पिता की जो राजनीतिक जमीन है एमवाई, उसमें से एक रत्ती भी, इतना भी नहीं बेचा है। भाजपा कितना दिन तक घुमा घुमा के खरीदते रही, नहीं खरीदी, और 9 साल में उन्होंने कभी अपने ऊपर नहीं लगने दिया। और लालू यादव की राजनीति अगर सबसे बड़ी कोई ताकत रही है, सबसे जिसकी याद किया जाएगा लालू यादव को, तो वो यही है कि उन्होंने भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाया। अब तेजस्वी यादव अगर चाहते तो भाजपा से हाथ मिला सकते, बिल्कुल, लेकिन अपने पिता की इस राजनीतिक जमीन को उन्होंने बेचा नहीं जी। ये किसी भी पिता के लिए एक बहुत प्राउड फक्र की बात होगी। तेजस्वी ने जमीन नहीं बेचा, बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव जी बहुत बहुत बधाई, आपने 35 साल पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है कि 35 साल में 35 गुण आपको आ गए होंगे। राजनीति लगातार बिहार में आप कर रहे हैं, और बिहार, देखिए बिहार राजनीति की कहा जाता है एक तरह से मक्का मदीना है बिहार जी। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है, मुझे आपके किसी भी फैसले पर या किसी काबिलियत पर आपके कोई शक नहीं है। निश्चित ही आप एक अच्छे लर्नर भी, जैसे बाबा बता रहे हैं, आप में हौसला भी है, उत्साह भी है, आप नए जो कहा फैसलों को लेने में भी सक्षम है। तो निश्चित ही बिहार योद्धा की तरह आगे बढ़ के लड़ते, बिहार आपका भी इंतजार कर रहा है। प्रशांत किशोर है, चिराग पासवान है, संतोष मांझी है, मुकेश सहनी है, एक लंबी लिस्ट है युवाओं की, जिसमें सबसे आगे फिलहाल आप नजर आ रहे हैं। इसलिए आप पर जिम्मेवारियां ज्यादा हैं, आप पर नजरें ज्यादा हैं। अगर टीम में टेलेंडर कोई अर्शदीप सिंह या सरफराज खान या कोई नया खिलाड़ी अगर रन नहीं मारता या 0 पर आउट रहता है तो कोई चर्चा उसकी नहीं होती, लेकिन विराट कोहली अगर 0 पर आउट हो गए तो निश्चित पूरे दिन मीडिया का, जब तक विराट अगली बार सेंचुरी ना मारे तब तक मीडिया का रिटोरिक यही चलता है, हम कमेंटेटर हैं, हम आपके दुश्मन नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई तेजस्वी जी। और तेजस्वी के समर्थकों से भी हमारा आग्रह होगा कि आप हमारी जो कमेंट होते हैं, हम जो बातें कहते हैं, उसको एक स्वस्थ चर्चा के रूप में लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।